नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप 9। मैं हूं शीतल राजपूत। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण की 55 सीटों के साथ ही गोवा और उत्तराखंड का जनादेश ईवीएम में कैद हो गया है। यूपी में 62% से ज्यादा वोटिंग हुई है, तो वहीं उत्तराखंड में भी वोटिंग का आंकड़ा 60% को पार कर गया है। लेकिन सबसे बम्पर मतदान गोवा में हुआ, जिसके आसार सुबह ही दिखने लगे थे। वहां 80% से भी ज्यादा वोटिंग हुई। यूपी में दूसरे चरण की 55 विधानसभा सीटों पर बम्पर वोटिंग हुई है। चुनाव आयोग के मुताबिक यूपी में दूसरे चरण में मतदान का आंकड़ा 62% को पार कर गया। सबसे ज्यादा वोटिंग मुरादाबाद और सहारनपुर में हुई है। यूपी में बम्पर वोटिंग से गदगद समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का दावा है कि गठबंधन ने दूसरे चरण में ही सीटों का शतक जड़ दिया है और बीजेपी की विदाई कर दी है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, दूसरे चरण में जनता के समर्थन को देखते हुए कह सकते हैं कि 2 चरणों में ही सपा गठबंधन द्वारा जीती जा रही सीटों का शतक पूरा हो गया है। दोनों चरणों में मिले जनता के 100% समर्थन का हार्दिक शुक्रिया। 7 चरणों में से अब तो पूरे हो गए 2। जनता भाजपा से कह रही गो बैक गो। 70 सीटों वाली उत्तराखंड विधानसभा का जनादेश भी ईवीएम में कैद हो गया है। यहाँ भी 60% से ज्यादा मतदान हुआ, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले यह आंकड़ा करीब 5% कम ही रहा। उत्तराखंड में हर बार सरकार बदलने की परिपाटी रही है, लेकिन बीजेपी का दावा है कि इस बार देवभूमि की जनता ने ये मिथक तोड़ डाला है। उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस की चुनावी लड़ाई को आम आदमी पार्टी त्रिकोणीय बनाने में जुटी थी, लेकिन मतदाताओं ने बटन दबाकर अपना फैसला ईवीएम में बंद कर दिया है। Today we have successfully concluded the polling for the general election to all the 40 assembly constituencies of state of Goa. गोवा में भी इस बार बम्पर वोटिंग हुई है। यहाँ मतदान का आंकड़ा 80% के पार पहुँच गया। हालांकि 2017 के विधानसभा चुनाव में यहाँ 83% वोटिंग हुई थी, यानी पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार की वोटिंग सुस्ती मानी जाएगी। यूपी के दूसरे चरण की वोटिंग के साथ ही गोवा और उत्तराखंड का जनादेश ईवीएम में कैद हो चुका है। 10 मार्च को गिनती होगी और उसी दिन पता चलेगा कि जनता ने किसका साथ दिया, किससे पल्ला झाड़ लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और यूपी में अब सभी दलों का फोकस तीसरे चरण की वोटिंग है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के दिग्गजों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है, तो उधर कांग्रेस भी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की पूरी मशक्कत कर रही है। दस मार्च को ही जब चुनाव नतीजे आएंगे, धूमधाम से रंगों वाली होली शुरू हो जाएगी। कानपुर के अकबरपुर की चुनावी रैली में पीएम मोदी ने न सिर्फ यूपी में बीजेपी की जीत का दावा किया, बल्कि लगे हाथ ये मुनादी भी कर डाली कि 10 मार्च को चुनाव नतीजे आने के बाद अखिलेश जैन का गठबंधन भी इतिहास बन जाएगा। हालांकि झांसी की रैली के मंच से अखिलेश ने जवाब दिया, बोले बीजेपी में जो नेता जितना बड़ा है वो उतना ही ज्यादा झूठ बोल रहा है। हर बार ये लोग चुनाव में आते हैं तो नया पार्टनर लेकर के आते हैं, नया साथी लेकर के आते हैं। नए साथी के कंधे के भरोसे चलने की कोशिश करते हैं। जो चुनाव में साथ जिएंगे साथ मरेंगे के वादे करते हैं, चुनाव समाप्त होते ही लात मार देते हैं। वो आपका भला करेंगे क्या? अगर इनका कोई छोटा नेता है तो छोटा झूठ बोल रहा है, और अगर बड़ा नेता है तो बड़ा झूठ बोल रहा है, और जो सबसे बड़ा नेता है वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है। बताओ, आपके साथ झूठ बोला गया कि नहीं बोला गया? इससे पहले यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर 12 घंटे सोते रहने का इल्जाम लगा दिया। लेकिन अखिलेश ने झांसी की रैली से पलटवार किया। 15 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है तो डबल डोज राशन की भी दिया जा रहा है। ये पैसा पहले कहां जाता था? अखिलेश जी को संभवतः ये आंकड़ों की जानकारी होगी भी नहीं, वो रखना भी नहीं चाहते होंगे, क्योंकि इतनी फुर्सत ही कहां। मित्र मंडली से फुर्सत हो, सोने से फुर्सत हो, सपना देखने से फुर्सत हो, तो इन सब के बारे में सोचे भी। वो दूसरों को कह रहे हैं कि 12 बजे उठते हैं, ये दूसरों के लिए प्रचार कर रहे हैं कि समाजवादी लोग 12 बजे उठते हैं। ये नौजवान सही कह रहा है। जब से बुंदेलखंड के लोगों ने फैसला लिया है कि इतिहास रचेंगे,
बीजेपी वालों को नींद नहीं आ रही है। और 12 बजे न बजे, इनके चेहरे देख लो, इनके चेहरों पे 12 बज गए कि नहीं बज गए। यूपी के चुनावी दंगल में कांग्रेस का पंजा मजबूत करने की कोशिश में जुटी प्रियंका गांधी ने भी जालौन के कालपी में कार की छत पर कांग्रेस प्रत्याशी उमाकांति सिंह के साथ कार की छत पर बैठकर रोड शो किया। इस दौरान हजारों की तादाद में लोग प्रियंका गांधी को देखने के लिए सड़कों पर उमड़ पड़े। हमीरपुर में भी प्रियंका गांधी के रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी। प्रियंका गांधी ने मौदहा से कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमारी चंदेल के पुत्र अभयराज चंदेल के साथ कार की छत पर सवार होकर लोगों का अभिवादन किया। रोड शो के दौरान समर्थकों ने फूल बरसाकर प्रियंका गांधी का स्वागत किया। यूपी के चुनाव में सीधी लड़ाई तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के बीच है, लेकिन लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा देने वाली प्रियंका गांधी को भी लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। प्रियंका जहां भी जाती हैं, जन सैलाब उमड़ आता है। मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। उधर 117 सीटों वाली पंजाब विधानसभा के लिए 20 फरवरी को होने वाली वोटिंग के लिए तमाम सियासी दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। राहुल गांधी पंजाब में कांग्रेस की सरकार बरकरार रखने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं, तो उधर बीजेपी के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने मोर्चा संभाल लिया है। हमारे गुरुओं ने, संतों ने कहा है, पाप का घड़ा जब भरता है तो फूटता भी है, और कांग्रेस को उसके कर्मों की सजा मिल ही रही है। आप देखिए आज कांग्रेस पार्टी की क्या गति है। नरेंद्र मोदी जी अपने भाषण में, हर भाषण में कहते थे 15 लाख रुपए मैं बैंक अकाउंट में डाल दूंगा। डाल दिया? मिल गया किसी को? ना। कहते थे 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। मिल गया? जालंधर की चुनावी रैली के मंच से पीएम मोदी ने कांग्रेस के कथित पापों का ब्यौरा दिया, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी जनता के जरूरी मुद्दों पर डटे रहे। सीधा सवाल दागा, रोजगार पर क्यों नहीं बोलते, भ्रष्टाचार पर मुंह क्यों नहीं खोलते। पीएम ने पंजाब में एनडीए सरकार बनने का वादा किया, लेकिन राहुल गांधी ने किसान आंदोलन की याद दिलाकर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। ये नई टीम विकास के डबल इंजन की है। जब एक इंजन सेंटर का हो और दूसरा इंजन सूबे का लगेगा, जब दोनों इंजन पूरे 5 साल चलेंगे तो पंजाब भी डबल ताकत से आगे बढ़ेगा। पंजाब अब भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन को मौका देगा। पंजाब के किसान सड़क पे उतरे। एक साल ठंड में, कोरोना के समय पंजाब के किसान भूखे खड़े रहे। क्यों खड़े थे? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जो किसानों का है, उनकी मेहनत 2-3 अरबपतियों को देने की कोशिश कर रहे हैं। इधर पंजाब के होशियारपुर में ही रोड शो के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब की बार आम आदमी पार्टी 80 पार का नारा दिया, तो लगे हाथों ये भी दावा कर दिया कि पंजाब की जनता ने भगवंत मान को मुख्यमंत्री बनाने की ठान ली है। दिल्ली में हम लोगों ने कट्टर ईमानदार सरकार बनाई है। पंजाब में पहली ईमानदार सरकार बनेगी। 117 सीटों वाली पंजाब विधानसभा के लिए 12 फरवरी को मतदान होने हैं। कांग्रेस की कोशिश हर हाल में चन्नी सरकार को बरकरार रखना है, जबकि आम आदमी पार्टी और अकाली दल के साथ ही बीजेपी सत्ता की बाजी पलटने का दावा कर रही है। विशाल अंग्रीश, चंडीगढ़, न्यूज़ 24। अगली खबर का रुख करते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने अब बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। केसीआर ने 2 टूक कहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल पूछना गुनाह नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठा रहे केसीआर और सरकार को सारे सवालों का जवाब देना चाहिए।
There is nothing wrong with Mr. Rahul Gandhi on asking for the proof of surgical strike. What was wrong? Even now I am asking. Come on, let the government of India show. It is the responsibility. There are apprehensions among the people. BJP makes mispropaganda, false propaganda. That is why people are asking for a proof. And in democracy, you are not a monarch. You are not a king. Rahul Gandhi, in the capacity of being the president of All India Congress Committee and MP. तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव बीजेपी के खिलाफ बेहद आक्रामक हो उठे हैं। कभी देश में गैर कांग्रेसी विपक्षी गठबंधन की वकालत करने वाले केसीआर के तेवर से साफ है कि अब उन्होंने बीजेपी को ही अपना नंबर 1 सियासी दुश्मन मान लिया है। केसीआर का ये बयान असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के उत्तराखंड में दिए गए चुनावी भाषण का जवाब माना जा रहा है, जिसमें शर्मा ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने के लिए राहुल गांधी की आलोचना की थी। असम सीएम जोश में होश खो बैठे, उत्तेजना में विवादित बयान दे बैठे, पद की गरिमा को भी भुला बैठे। पूरे देश ने असम के सीएम के बयान की निंदा की। केसीआर भी शर्मा को खरी खोटी सुना बैठे। भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया, राहुल गांधी क्या बोला? भाई प्रूफ दो, प्रमाण दो। अरे भाई, आप कौन सा पिता का बेटा है? कभी हमने प्रूफ मांगा हो क्या? किसी नेता को पकड़ के तुम किस बाप को पैदा हुए, ये आपका मुख्यमंत्री पूछ रहा है। मैं ही डिमांड करता हूं एक भारतीय होने के नाते। मेरा सर शर्म से झुक रहा है, मेरे आंखों में पानी आ रहा है। और भाजपा अध्यक्ष से मैं पूछ रहा हूं, नड्डा जी, क्या ये हमारा संस्कार है? अगर आप ईमानदार है, धर्म को निभाने वाले हैं, तो बरतरफ करो असम चीफ मिनिस्टर को। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के विवादित बयान से गुस्से में आए कांग्रेसियों ने बीजेपी को आईना दिखाया, तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने एक बार फिर बीजेपी को आड़े हाथों ले लिया। ये आरोप लगाया कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए सीमा पर तनाव बढ़ाती है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। आप देखते रहिए नॉन स्टॉप 9।